दोस्तों नमस्कार। क्या अर्थव्यवस्था वाकई इस देश को डुबा देगी? क्या अर्थव्यवस्था में लगा हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा? बैंक जितनी बड़ी तादाद में लोन दे रहे हैं उस लोन की वापसी होगी नहीं। लोगों का पैसा जो बैंकों में जमा हुआ है और उस बैंक के जरिए जो इक्विटी और म्यूचुअल फंड तक में पैसे लगे हुए हैं, क्या वो सब संकट में है? ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए बड़े हो चले हैं क्योंकि इस अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर शेयर बाजार डावाडोल है। बीते 8 दिनों में तकरीबन 23 लाख करोड़ का नुकसान इस शेयर बाजार को हो चुका है। सिर्फ इस हफ्ते के 4 दिनों में 20 से 25 हजार करोड़ रुपया विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं। और संकट की पूरी कतार बतलाती है कि जिन नीतियों का असर इस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, सरकार उस पर कोई निर्णय ले नहीं पा रही है और जो भी निर्णय लेती है वो एक कोलैप्स होने की परिस्थितियों की दिशा में कहीं चली तो नहीं जा रही है। ये सारे सवाल आज शेयर मार्केट यानी इकोनॉमी के थर्मामीटर को परखते हुए समझ लिए जाएं, क्योंकि चाहे अनचाहे बैंकों में जो आपका पैसा है वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस देश में अलग अलग जगहों पर लोन में दिया जाता है। और जिन कंपनियों को लोन में दिया जाता है उन कंपनियों को लिस्टेड तौर पर उनकी मौजूदगी शेयर बाजार में है और उन्हीं के शेयर अगर गिर रहे हैं, कोई रिजल्ट अगर महसूस नहीं कर पा रहा है शेयर बाजार, तो स्थितियां नाजुक है। इस बात को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि ईएमआई का बोझ आम लोगों खासतौर से मिडिल क्लास पर बढ़ चला है। तो जून में एक बार फिर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाएगा, यानी 0.4% तो बढ़ चुका है और कहा जा रहा है इसे 1% तक ले जाना है। और शेयर बाजार का सेंसेक्स जो अभी 53,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है वह 50,000 तक पहुंच जाएगा। तो क्या यह वाकई सब कुछ ऊपर और नीचे होता रहता है या फिर वाकई पॉलिसी पैरालिसिस में मौजूदा मोदी सत्ता फंस चुकी है? इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि शेयर बाजार को जानने वाले कुछ बातों का खुले तौर पर जिक्र करते हैं। मसलन रुपया कमजोर हो गया, आपने कौन से उपाय किए? क्या कोई उपाय किया है? नहीं किया है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, आपने कोई उपाय किए हैं? नहीं किए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो परिस्थितियां डामाडोल हुई है उसको लेकर आपने क्या किया है? आपने गेहूं का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया और यह कहकर किया कि दरअसल किसानों को इससे लाभ होगा। लेकिन इस देश के भीतर में जब गेहूं को लेकर क्राइसिस होगी, आपके पास कोई ए या बी फार्मूला है? नहीं है। जो पाम ऑयल का इंपोर्ट एक झटके में रुक गया है और उसके बाद भारत के भीतर में जो पाम ऑयल की बढ़ती कीमतें और जो क्राइसिस छोटे शहरों में नजर आने लगी है, क्या उसका कोई उपाय आपके पास है? नहीं है। जो क्रूड ऑयल की कीमत अब तो $106 प्रति बैरल को पार कर चुकी है, क्या उसको लेकर आपके पास कोई वैकल्पिक सोच है? क्योंकि इस दौर में तो आपने यानी बीते 8 बरस में ओएनजीसी जितना तेल निकालता था जो 23% था, उस ओएनजीसी को बेचने की दृष्टि से आप धीरे धीरे घटाते घटाते 23 से 15% पर आ गए। तो क्या कोई रास्ता आपके पास है या नहीं है? इन सब के बीच केंद्र और राज्यों का टकराव जो है खुले तौर पर महसूस किया जा रहा है और महाराष्ट्र तो उसमें और शिवसेना और बीजेपी का टकराव तो अव्वल नंबर पर है और आर्थिक राजधानी मुंबई ही है। तो क्या यह माना जाए कि इन परिस्थितियों को लेकर आपके पास कोई फार्मूला बी काम नहीं करता है? क्योंकि शेयर बाजार की नजर इतनी तीक्ष्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति भी हुई, उसमें भी वह इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि दरअसल जिनकी नियुक्ति हुई वह सीनियरिटी में कहां पर थे। क्या वाकई वो इतने सीनियर थे कि उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए थी? कोई 28वें नंबर पर था, कोई 40 पार नंबर पर था। और आप जब नियुक्ति करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में उसी तरीके के डिसीजन भी आएंगे क्या? यानी पहली बार पॉलिसी पैरालिसिस कोलैप्स होने की परिस्थितियों से शेयर बाजार एनालिसिस कर रहा है और समझ रहा है कि जो रिजल्ट आएंगे, जिस भी स्तर पे जो भी निर्णय आप ले रहे हैं वह दरअसल गलत है। यहां तक कि एलआईसी का आईपीओ भी जो आप लेकर आए, गलत वक्त में लेकर आए। आपको जब उसकी आकलन करना था तो वह 68,000 करोड़ से घटकर 21,000 करोड़ पर आकर टिक गया। यानी आपकी जो भी नीतियों का ऐलान है और अर्थव्यवस्था को संभालने की जो सोच है वो डगमगाई हुई है।
तो क्या वाकई भारत के शेयर बाजार के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को आज समझा जाए और परखा जाए कि सरकार कहां खड़ी है, उस थर्मामीटर में ऊपर नीचे हुए सेंसेक्स के मद्देनजर देखा जाए या डूबते पैसे को देखा जाए? क्योंकि 3 दिन में जो शुरुआती 3 दिन थे उसमें तकरीबन 11,40,000 करोड़ रुपए डूबे। बात आगे बढ़ी तो 5 लाख और डूब गए। बात उसके आगे और बढ़ी तो 4.5 लाख और डूब गए। 8 दिन में 23 लाख रुपए डूबने का जिक्र हो रहा है। इस 23 लाख में मानकर चलिए कि 40% पैसा जो है वह उस सेक्टर का है जो एक आम व्यक्ति इक्विटी और म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट किए हुए हैं, अलग अलग जगहों से, बैंकों के जरिए ही सही, इंडिविजुअल लेवल पे रिटेल के हिसाब से भी वो कर रहा है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस संकट की परिस्थिति में भारत में आप पैसा कहां लगा सकते हैं? सारे सेक्टर कोलैप्स हैं। जमीन खरीदना घाटे का सौदा, रियल एस्टेट में पैसा लगाना घाटे का सौदा, मकान खड़ा करके किराए पर देने की परिस्थितियां खत्म हो गई। इंडस्ट्रीज और बैंक को जो किराए पर देते हैं वह स्थितियां भी नाजुक स्थिति में चली गई। कोई पैसा लगाएगा तो इसी शेयर बाजार के जरिए वह आने वाले वक्त में चीजों को डेवलप होते हुए देखेगा। और शेयर बाजार में विशेषज्ञों के सेंटीमेंट्स कहते हैं कि दरअसल जब इलेक्शन आता है ना, तभी ये सेंटीमेंट ठीक करते हैं, अन्यथा बाकी समय में स्थितियां नाजुक हो जाती है। और इस दौर में जो पीएसयूज के बॉन्ड हुआ करते थे वह भी तो खत्म हो गए, तो लोग बॉन्ड भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि आप पीएसयू तक को तो बेचने चले गए। अब जरा इन परिस्थितियों में लोगों के सामने रास्ता अर्थव्यवस्था के इसी थर्मामीटर शेयर बाजार का बसता है। और उस शेयर बाजार के भीतर में जब आप फिर देखिएगा, चाहे रिलायंस का नाम लीजिए, एचडीएफसी का नाम लीजिए, एल&टी का नाम लीजिए, M&M का नाम लीजिए, या फिर टाटा स्टील का नाम लीजिए, किसी भी चीज का, किसी भी सेक्टर का जब आप नाम लेना शुरू करेंगे तो आज की तारीख में सेंसेक्स आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा 53,129 पर, और निफ्टी जो है ये लगभग 15,853 पर आ गया है। यहीं से 2 सवाल शुरू होते हैं। क्या वाकई रिजर्व बैंक के सामने अब रेपो रेट को और बढ़ाने के अलावे कोई रास्ता नहीं है? क्या वाकई विदेशी निवेशक जो पहले 7 महीनों में लगभग 1,75,000 करोड़ रुपया निकाल चुके थे, उसके बाद वो संख्या बढ़ते बढ़ते अब 2 लाख करोड़ पार कर गई? यानी अक्टूबर से जो निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो लगातार जारी है, यकीनन जारी है। और इस दौर में जो क्रूड ऑयल को लेकर जो संकट है भारत की इकोनॉमी पर, उसको साधने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है क्या? क्योंकि भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली होना और रिजर्व बैंक द्वारा जून में एक और ब्याज बढ़ोतरी की आशंका का बाजार में फैल जाना, और इन सब के बीच जो कंपनियां हैं, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उनके भी कमजोर नतीजे आना, स्थिति ये आ गई धीरे धीरे कि जो बीएसई में जो लिस्टेड कंपनियों का जो पूंजीकरण है वह 2,65,88,212 करोड़ का है। वो घटकर 2,42,00,000 हो गया, यानी 23 लाख झटके में कम हो गया। अब यहां पर अगला सवाल यह था कि आप मैनेज कैसे करते हैं इस देश की इकोनॉमी को, जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की तरफ से क्या आपने आंखें मूंद ली हैं, और लोग जाएं तो कहां जाएं, उनकी जेब में रखा हुआ पैसा कमजोर हो रहा है, कम हो रहा है, बैंकों से इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, महंगाई दर उससे कहीं ज्यादा है। पैसा कहां पर लगाएंगे आप? आपको सुझाव दिया जाता है सही है म्यूचुअल फंड से जुड़ा है, इक्विटी को लेकर कहा जाता है वहां पैसा लगाइए, लेकिन क्या वाकई भारत के एक बड़े मिडिल क्लास के हिस्से में इतनी ताकत है कि वह जो भी पूंजी शेयर बाजार में लगा दे वह कम से कम 3 साल के लिए उस तरफ देखे ही नहीं? यानी वो पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन 3 साल से पहले में स्थितियां नाजुक हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे? या फिर 2024 का इंतजार कीजिए, उस समय सेंटीमेंट्स ठीक हो जाएंगे। क्या वाकई भारत की पॉलिसी डिसीजन की परिस्थिति सिर्फ चुनाव को देख रही है? और इस दौर में जो भी इंस्टीट्यूशंस पैसा लगा रहे हैं, वह इंस्टीट्यूशंस की फहरिस्त जब देखी जाती है तो पता चलता है वह पॉलिटिकल फंडिंग में माहिर हैं, राजनीतिक तौर पर पार्टी को पैसा देते हैं, तो वह भी तो पैसा किसी ना किसी रूप में उगाना चाहेंगे। और जो पूरा का पूरा रास्ता है सरकार के जरिए, वो चाहे
अपने तौर पर डिसइन्वेस्टमेंट का है या प्राइवेटाइजेशन का या मोनेटाइजेशन के साथ सरकार की कमाई का है। अगर उस रास्ते पर आप खड़े होते हैं तो वह भी कोई रिजल्ट शेयर बाजार को नहीं दे पाता है, इस देश को नहीं दे पाता है। वह इंडिविजुअल लेवल पे अपने नेटवर्थ को बढ़ाता है, क्योंकि वह सह सकता है 5 साल 10 साल उसके नेटवर्थ की ग्रोथ उसी रूप में होती है, और वो उस करेंसी के आश्रय चलता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसी भी देश में वह लोन उठा सकता है, किसी भी देश में किसी भी कंपनी को खरीद सकता है, किसी भी जगह पर दुनिया के, क्योंकि अपने आप को मल्टीनेशनल बना चुका है। लेकिन भारत के लोग जिनका पैसा बैंकों में है, जो पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं, वह तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीज़ों को नहीं देख पा रहे होंगे या नहीं देखने की स्थिति में, तो उनका क्या होगा। एक ढहती हुई अर्थव्यवस्था के भीतर में शेयर बाजार सरीखा बैरोमीटर अगर ये बताने लगे कि दरअसल आम लोगों के लिए मुश्किल हालात और आने वाले हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे। वह भी शेयर मार्केट से इंडिकेशंस हैं, यह खेती और किसानी से इंडिकेशन नहीं है, यह मजदूर का इंडिकेशन नहीं है, यह कारखानों का इंडिकेशन नहीं है, यह पूंजी से पूंजी बनाने के जो तरीके थे वहां से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि शायद ये संकट की एक नायाब परिस्थितियां हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जब आप इन चीजों को देखते हैं तो सिस्टम से कैश धीरे धीरे निकल रहा है, जो जिसको हम लोग CRR कहते हैं। वह जब आप रेपो रेट और सारी परिस्थिति में देखेंगे तो सिस्टम से जब कैश निकलना शुरू होगा, जो लगभग 85,000 करोड़ रुपया इस चक्कर में निकल गया, जो रेपो रेट बढ़ाया और EMI लोग पे असर पड़ा, जो नेचुरल लेवल पे पड़ना था। लेकिन इसका असर अगर सिस्टम से पैसा निकलते चला जा रहा है, क्योंकि पहले एक डिलीवरी होती थी, माना जाता था कि गवर्नमेंट एक डिलीवरी करती है, आज की तारीख में वो डिलीवरी ही थम गई, वो डिलीवरी हो नहीं रही है, सिवाय इसके कि ऐसे ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिस निर्णय का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधे पड़ रहा है, और उस अर्थव्यवस्था का असर सीधे इस देश के उस मिडिल क्लास पर पड़ रहा है जिसके पास 4 पैसे आए और उस 4 पैसे को वह बाजार में लगाकर अगर 6 या 7 पैसा करना चाहे तो वह 4 पैसे घटकर 2 पैसे में तब्दील होते हुए उसके कंप्यूटर पे नजर आएंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स पे नजर आएंगे। इसमें हमने समझा कि दरअसल क्या वाकई सरकार की नीतियां भारत में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर बिल्कुल नहीं है। शेयर बाजार कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत अभी भी बदतर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जहां पर बड़ी तादाद में पैसा लोन दिया गया है, उसकी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर की रुझान ज्यादा हो चला है और गवर्नमेंट वहां से गायब अपने आप को धीरे धीरे कर रही है। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोडक्शन से आप नहीं जोड़ सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डामाडोल है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, और इस पूरे क्राइसिस में हमारे सामने वही सारी कंपनियां आकर एक के बाद एक खड़ी होती चली जा रही है, जिसको हम प्राइवेट हाथों में सौंपते चले जा रहे हैं, और उससे जुड़ी हुई चीजों का असर भारतीय समाज और देश पर पड़ रहा है। तो क्या वाकई शेयर बाजार की स्थिति इतनी नाजुक हो रही है? और यह जो नजर आते हैं आंकड़े कि पैसे गायब हो गए, डूब गए, ये पैसे क्या वाकई डूब जाते हैं और गायब हो जाते हैं, या फिर आने वाले वक्त में इसको जो टेक्निकली रिफंड मिलते हैं बैंक के जरिए, वह मार्केट में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा होता है कि वह इंटरेस्ट के साथ भी जब आपके पास पहुंचते हैं तो उसकी कीमत कम हो चली होती है, और जब आप उसे निकाल कर बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो वहां पर महंगाई आपके साथ फिर से आकर खड़ी हो जाती है, और वह 10 रुपया जो कि 8 रुपए हो चुका होता है बैंक से निकलने के बाद, सामान खरीदते वक्त वह 1 साल की तुलना में ही वह 5 रुपए में तब्दील हो जाता है, क्योंकि महंगाई सामने खड़ी है। तो क्या सरकार किसी पॉलिसी पर पहुंच नहीं पा रही है, या सरकार को जिन रास्तों पर चलना था वो रास्तों से भटक चुकी है, या अब वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती है क्योंकि उसके जहन में फिर से आने वाले वक्त में चुनाव की एक लंबी फहरिस्त नजर आ रही है और सत्ता में बने रहना उसकी जरूरत है। क्योंकि एसोसिएशन ऑफ मॉडल फंड म्यूचुअल फंड इन इंडिया, उसका आर्गुमेंट है कि दरअसल 21-22 में यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन आम लोगों ने, जो जनता का पैसा है, वो तकरीबन 1,64,000 करोड़ तक का लगा है। लेकिन ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है वो तकरीबन 13,65,000 करोड़ तक का है, ये मार्च तक का है। तो इतने पैसे को लेकर जो ऊपर नीचे सेंसेक्स हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? शेयर मार्केट से 3 ही जवाब आते हैं। एक, इकोनॉमी को लेकर आपका कोई सही रूट अभी तक निकल कर नहीं आया है,
सेकंड, आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें आपका फेडरल स्ट्रक्चर चकनाचूर हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस धराशायी हो रहे हैं, और इस दायरे में पहली बार जुडिशरी भी आकर खड़ी हो गई है। यानी जुडिशरी भी जो निर्णय फाइनेंशियल एस्पेक्ट में देने चाहिए वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में दे नहीं पा रही है, और वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखने लगी है, और पॉलिटिक्स या राजनीतिक सत्ता भी जुडिशरी पर क्या ये दबाव बना रही है कि आपके द्वारा वित्तीय मामलों को लेकर जो भी निर्णय हो वो निर्णय उस इंस्टीट्यूशंस के हक में जाएं जिसे सरकार ने खड़ा किया है, चाहे वो आईबीसी हो, चाहे वो एनसीएलटी हो, या इस तरीके से कोई भी। यानी इस देश के भीतर में सरकार अगर निर्णय ले चुकी है कि प्राइवेट हाथों में इस देश को दे देना है, तो कोई अदालत का दरवाजा खटखटाए तो निर्णय यही आएगा कि प्राइवेट हाथों में नहीं दें तो कहां पर दें। यह एक अपने तरीके की इस देश में इकोनॉमी को लेकर बनती हुई पहली परिस्थिति है, इससे पहले यह नहीं था। और तीसरी परिस्थिति इसलिए बड़ी नाजुक हो चली है क्योंकि इस देश के पब्लिक सेक्टर्स के जो बॉन्ड खत्म हो गए, इस देश में पैसा लगाने के और देश को आगे बढ़ाने का जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चला आ रहा था, वह जब आपने धराशायी कर दिया और मोनेटाइज करके हर चीज की कीमत लगाकर प्राइवेट हाथों में देने के रास्ते को पकड़ लिया, तो वो सारी पूंजी जो बैंकों में जमा है, वो सारी शेयर्स जिसको इंडिविजुअल लेवल पे लोग अपने तौर पर कंप्यूटर पर बैठकर दिन दिन ऊपर नीचे करते रहते हैं, उसमें उन लोगों को क्या लाभ अब आने वाले वक्त में मुश्किल हो जाएगा जिन्होंने अपनी पूंजी लगाई हुई है खुलकर बाजार में, और सिर्फ जो ब्रोकर्स हैं वो इधर उधर से करके चीज़ों को कमा लेंगे, जो मिडिल मैन है वो कमा लेंगे। यानी ठोस रूप में जिसके पास पूंजी थी और जिसने लगा दिया उसको रिटर्न मिलेगा, तो वह रिटर्न मार्केट के दबाव में और इन्फ्लेशन के दबाव में आधा हो जाएगा क्या, और इसका उपाय आपके पास नहीं है क्या? ये सारे सवाल इसी थर्मामीटर से निकल रहे हैं जो शेयर बाजार के हैं। और जब कोई ये कहे कि हमारे यहाँ घबराते डोलते इंस्टीट्यूशंस में जुडिशरी भी शामिल हो गई है, तो सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है कि आदमी जाए तो कहाँ पर जाए, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर पहली बार जब इस बार के बजट को रखा गया तो उसमें आंकड़े गायब थे, और शेयर बाजार के लोग पहली बार मान रहे हैं कि ये एक ऐसी सरकार है जो आंकड़ों से खेलती है। आंकड़ों से खेलने का मतलब जो फैक्ट्स नहीं भी हो, लेकिन जिन आंकड़ों को हम अगर रख दें सामने में तो वो फैक्ट्स के तौर पर उभरकर सामने आ जाए। मसलन हमने उज्ज्वला योजना के तहत इतने सिलेंडर बांट दिए, अब आपने एक आंकड़ा दे दिया, हमने 10 करोड़ सिलेंडर बांट दिए। अब वो 10 करोड़ लोगों को दूसरे सिलेंडर में जब आना चाहिए था तो 10 करोड़ के पास फिर से सेकंड सिलेंडर आना चाहिए था, लेकिन वो घटकर अगर 1 करोड़ पर आ गया, फिर भी सरकार कहेगी हम 10 करोड़ बांट दिए, मीडिया उसी को कहेगा, प्रिंट मीडिया उसी को छापेगा, तो आपको लगेगा वो सही बात कह रहा है, उसमें गलत क्या है, सारी चीज़ें सही है। इसी तरीके से मनरेगा में हम इतने मजदूरों को काम देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि दरअसल 100 दिन काम किसी को मिलते ही नहीं है, जो कि 100 दिन काम के लिए मनरेगा को खड़ा किया गया, वो जो एवरेज है वो घटते 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 अब 40 और 42 दिन पर आ गया है, और पिछली बार तो 38 दिन तक चला गया। तो क्या एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार सिर्फ एक पत्थर फेंकती है आंकड़ों के लिहाज से, और उसके बाद बताती है कि देखिए इतनी बड़ी इकोनॉमी में इतनी बड़ी चीजें हम लोग कर रहे हैं? हमको लगता है एक आंकड़ा हमारी टीम ने निकाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा इसलिए है क्योंकि सरकार जो प्रधानमंत्री की तस्वीर को निकाल कर अलग अलग जगहों पर चीज़ों को रखती है, उस आंकड़े का हम अध्ययन कर रहे थे कि अब वाकई उसका असर इस रूप में होता है। इस आंकड़े में बीमा का जिक्र किया गया। बीमा का जिक्र से मतलब यह है कि कितनी पूंजी बीमा के क्षेत्र में लगाई गई, और जीवन ज्योति बीमा जो है उसको जोड़ा गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। सरकार ने कहा हमने कुल नामांकन किया है लगभग 12 करोड़ 76 लाख लोगों का। बड़ी रकम है, बड़े लोग हैं, बड़ी तादाद लोगों की लगती है, अच्छी बात है। दावों का भुगतान किया गया है 5,76,000 लोगों को जिनका भुगतान हुआ है, और भुगतान की जो राशि है वह 11,522 करोड़ है। अब अगर आपको कोई कहे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 11,522 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया, तो आपको लगेगा सरकार कुछ तो कर रही है। लेकिन जब आप इसके मर्म में पहुंचेंगे कितने लोगों को दिया गया, उसमें आएगा 5,76,000, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, और उसके बाद जो आंकड़ा निकल कर आएगा तो पता चलेगा कि एक आदमी के हिस्से में आया 2,000 रुपया। सरकार की योजनाओं का पिरामिड जो है, उस पिरामिड के टिप पर बैठे हुए देश की राजनीतिक सत्ता जो है,
वह राजनीतिक सत्ता ऊपर से जब देखना शुरू करती है तो पिरामिड के निचले स्तर को वो नहीं देख पाती है, क्योंकि वह दीवार कुछ ऐसी बनी होती है। और शायद इसीलिए जो परिस्थितियां इस देश में अलग अलग सेक्टर के क्राइसिस से शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे पूंजी के उस सेक्टर में पहुंच गई है जिसका नाम शेयर बाजार है। और इस डूबते हुए शेयर बाजार को बचाने का जिक्र कैसे किया जाए यह दूर की गोटी है, क्योंकि जिस देश के भीतर में करेंसी आज की तारीख में ये फिर दोबारा 77 रुपए तक पहुंच गई, 77 रुपए 55 पैसे तक पहुंच गई, तो यह एक खतरे की घंटी है। क्योंकि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है और हम उस इकोनॉमी के उस पारंपरिक दायरे में ही घूम रहे हैं जिसमें एक एक करके चीज़ों को डूबते हुए देख रहे हैं, और डूबने से बचने के लिए, गवर्नेंस को चलाने के लिए उसको प्राइवेट हाथों में बेचकर उसके हाथों से कुछ पैसा लेकर, टैक्स के तौर पर हो, कमीशन के तौर पर हो, पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर हो, और इसी लिहाज से इस देश को चलाने की परिस्थिति में इस देश को ले आया गया है। क्या ये खतरे की घंटी है? सोचिए, सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।